आज हम लोग CC9 यूनिट 1 के अंतर्गत प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंटेंट ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के विषय वस्तु से संबंधित समस्या पर अध्ययन करेंगे या इसके बारे में समझेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में जो थ्योरीज हमने पढ़ी है, जो वहाँ पर सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया है, इस पेपर में डिसर्टेशन जिसका नाम है, इसमें हम लोग प्रॉब्लम एजुकेशन के विषय वस्तु से कैसे संबंधित समस्याओं को चूज करना है या किस प्रकार से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में समझना है। थ्योरीज जैसे कि हम एक बार और रिवाइज कर दें आप लोगों को कि समस्या क्या है। तो जैसा कि हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि समस्या जो अनुसंधान समस्याएं होती है वह एक प्रश्नवाचक वाक्य या कथन होता है जो पूछता है दो या दो से अधिक चरों के बीच क्या संबंध विद्यमान है। तो समस्या समाधान में हम यहाँ पर यह जानेंगे कि शिक्षा के जो डिफरेंट विषय वस्तु हैं उससे समस्याएं संबंधित होना चाहिए। हम लोग यहाँ जब भी बात करेंगे तो शैक्षिक अनुसंधान से संबंधित बातें करेंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि शिक्षा अनुसंधान के कौन कौन से आधार हैं और कौन कौन से उनके एरियाज हैं। तो इन एरियाज और जो आधार हैं उन्हीं के वही विषय वस्तु हमारे संबंधित समस्याओं से होंगे। इसमें हम एक जो विषय वस्तु हम शिक्षा से संबंधित जो विषय वस्तु प्रमुख हैं, पिछले वीडियोज में भी आपने देखा होगा कि वो क्या क्या हो सकते हैं। तो उन्हीं में एक है साइकोलॉजी, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु हो सकते हैं वो साइकोलॉजी, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित समस्याएं हम लोग चयन कर सकते हैं, इससे संबंधित समस्याएं को ले सकते हैं। उसी प्रकार एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शैक्षिक समाज विज्ञान या शैक्षिक समाज शास्त्र से संबंधित, उसी तरह एजुकेशनल फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र से संबंधित, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संबंधित, शिक्षा का इतिहास संबंधित, पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट यानी कि विषयों के शिक्षण विज्ञान संबंधित, जैसे कि टीचिंग जिसको हम लोग कहते हैं टीचिंग्स ऑफ मेथड या टीचिंग्स ऑफ सब्जेक्ट या टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड्स से संबंधित जो अनुसंधान की समस्याएं होंगी उसका भी हम लोग चयन कर सकते हैं। उसके बाद मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का चयन कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन से संबंधित समस्याओं का, जिसमें कि हम लोग डिसेबल्ड बच्चों की शिक्षा से संबंधित बातें करते हैं, इससे संबंधित भी समस्या का चयन कर सकते हैं। टीचर एजुकेशन संबंधित, शिक्षा से संबंधित हम समस्याओं का चयन कर सकते हैं। बेसिकली यह जो टॉपिक हमारे सिलेबस में कंटेंट्स में डाला गया है वह बेसिकली
समस्या के चयन करने से संबंधित है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिसर्च, कोई भी रिसर्च का, कोई भी अनुसंधान का पहला जो स्टेप होता है, पहला जो स्तर होता है, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्या का चयन। तो समस्या का चयन कैसे करेंगे एजुकेशनल रिसर्च में, शैक्षिक अनुसंधान में, उसके लिए हमको जानना यह बहुत आवश्यक है कि हमारे विषय वस्तु कंटेंट्स क्या होंगे, किनसे संबंधित समस्याओं का हम चयन करेंगे। तो ये सारी शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु हैं जिसका कि हम अपने समस्या को चयन करने में सहायता पहुंच सकती है, या इन्हीं सभी कंटेंट से हम अपनी समस्याओं का चयन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो इसमें है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेजेस एंड सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन। जब हम यह जान लेते हैं कि कौन कौन से विषय वस्तु है जिनकी समस्याओं को हम एजुकेशनल रिसर्च में शामिल कर सकते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि इसके शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं, स्टेजेस हैं, जिनसे कि समस्या का चयन हम कर सकते हैं। तो हम लोग समस्या के चयन के लिए यहाँ पर देखें कि बहुत सारे लेवल्स हैं। उन लेवल्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपनी रिसर्च के लिए, अपने एजुकेशनल शैक्षिक रिसर्च के लिए चरण का या स्तर का चयन करते हैं। पहला, आपको जब भी हम समस्या का चयन करेंगे तो उसमें हम पहला स्टेप जानेंगे। पहला स्टेप जहाँ यहाँ पर दिख रहा होगा, प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में हमें यह प्राप्त करना है, यह जानना है कि जो हम अपना जो रिसर्च समस्या चयन करने जा रहे हैं वो किससे संबंधित होगा। तो यह पहले आपको चयन करना होगा कि वो किससे संबंधित होगा, यानी कि वो विद्यार्थी से संबंधित है, या अध्यापक शिक्षक से संबंधित है, या एडमिनिस्ट्रेटर से संबंधित है, प्रशासक से संबंधित है, या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी से संबंधित है, या छात्र या विद्यार्थी जो है उनके अभिभावक से संबंधित है, या हमारे जो बीएड एमएड, या इसके अलावा ये सारी चीज़ें केवल बीएड एमएड से संबंधित नहीं, बल्कि स्कूल लेवल से ऊपर तक की समस्याएं जो दूसरे चरण में दिया गया है। पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक किसी भी लेवल की हो सकती है, वो हम दूसरे चरण में देखेंगे। पाठ्यक्रम से संबंधित है, या शिक्षा नीति से संबंधित है, या शिक्षण विधि से संबंधित है। तो फर्स्ट चरण में हमें यह ध्यान में रखना है समस्या को चयन करने में कि आपका क्षेत्र क्या होगा, आप किस पर अनुसंधान करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में से आपको पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हम कौन सा एरियाज चूज कर रहे हैं। तो पहले इन सबों में से, उसके बाद हमारा दूसरा चरण आता है कि वह लेवल क्या होगा। वो पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी के लेवल के विद्यार्थियों पर करेंगे, या अध्यापक पर करेंगे, या प्रशासक पर करेंगे, या कर्मचारी पर करेंगे, या अभिभावक पर करेंगे, या पाठ्य पुस्तक पर करेंगे, या पाठ्यक्रम पर पढ़ेंगे, या शिक्षा नीति पर करेंगे, या शिक्षा विधि। ये किससे संबंधित होगा? ये सारे पूर्व प्राथमिक से संबंधित हो सकते हैं, या शिक्षा संबंधित हो सकते हैं, या प्राथमिक स्तर से संबंधित हो सकते हैं, या माध्यमिक स्तर से संबंधित हो सकते हैं, या उच्चतर स्तर से संबंधित हो सकते हैं,
या व्यवसायिक स्तर से संबंधित हो सकते हैं, या तकनीकी स्तर से संबंधित हो सकते हैं, या चिकित्सा से संबंधित हो सकते हैं, या अध्यापन संबंधित हो सकते हैं, या पौर शिक्षा से संबंधित हो सकते हैं। तो ये आपको चयन करना है कि पहले किस पर आप करेंगे, उसके बाद दूसरे चरण में वो किस लेवल का होगा वो हम ज्ञात करेंगे। फिर तीसरे चरण में उसका सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट जो हम लोग यहाँ पर अभी तुरंत चर्चा की है कंटेंट्स की, कंटेंट्स का, या कहें कि कंटेंट्स से पहले कि उसका एरियाज क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा। तो जैसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर लें कि पहले चरण में हमने विद्यार्थी को चयन किया कि हम जो प्रॉब्लम सिलेक्ट करेंगे वो हमारा विद्यार्थी का प्रॉब्लम होगा, स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा। और वह स्टूडेंट जो है किस लेवल का होगा, तो वो माध्यमिक स्तर का होगा, यानी कि वो 10th लेवल के स्टूडेंट का होगा। फिर तीसरे चरण में हम लेंगे कि उसके किस सब्जेक्ट का, यानी कि उसका दर्शन शास्त्र का, दर्शन क्या है, मनोविज्ञान का, या परीक्षा मूल्यांकन का, या पाठ्यक्रम का, वित्त व्यवस्था का, प्रशासन तंत्र का, शिक्षण विधि का, विकास और इतिहास। ये सारी चीज़ें इससे संबंधित, माध्यमिक से संबंधित नहीं है, लेकिन अन्य चीज़ों पर आप जब जाएंगे तो इतने में से आपको तीसरे चरण में किसी एक चरण में जाना होगा जो कि दूसरे चरण के अंतर्गत आता हो। अब ऐसा नहीं कि माध्यमिक में आप वित्त व्यवस्था का ये और वित्त व्यवस्था भी आ सकता है माध्यमिक लेवल में, पाठ्यक्रम भी आ सकता है, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई नहीं होती है इसलिए इसका, या दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भी आप ले सकते हैं, जैसे कि वो किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, किस बाद के अनुसार दर्शन में आप जैसे पढ़ते हैं कि उसको कहते हैं कि आदर्शवाद है या प्रकृतिवाद है, तो किस दर्शन से उनको शिक्षा दी जा रही है। तो उसी तरह से परीक्षा की व्यवस्था पर आप ले सकते हैं, पाठ्यक्रम पर, माध्यमिक स्तर में क्या माध्यमिक स्तर में क्या वित्त व्यवस्था है, इस पर भी आप ले सकते हैं। तो इसमें जो है इन सारी चीज़ों में से कोई भी आप चयन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मनोविज्ञान विषय का चयन किया गया है। अब अगले चतुर्थ चरण में आएंगे। मनोविज्ञान में क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत बहुत चीज़ें आती हैं, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि, अभिवृत्ति, निष्पादन, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य, सृजनात्मकता, यही सारी चीज़ें दर्शन शास्त्र के लिए बदल जाएगी, परीक्षा मूल्यांकन के लिए बदल जाएगी। तो चौथे चरण में इन सबों में से किसी एक से संबंधित वो चयन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो इसके क्षेत्र होंगे। तो इस क्षेत्र में मनोविज्ञान के इन सभी क्षेत्रों में से आप अपना समस्या का चयन किस पर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर व्यक्तित्व को इस समस्या का चयन करने के लिए हमने सिलेक्ट किया है। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेज आएगा शीर्षक समस्या या प्रश्न, या जिसको हम लोग क्या हम समस्या रख सकते हैं। अगर व्यक्तित्व पर हम कोई अनुसंधान करना चाहते हैं और वह अनुसंधान किसके लिए होगा, तो विद्यार्थी के लिए होगा, तो उसमें क्या क्या समस्याएं हम रख सकते हैं, या प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हमारा का आइडेंटिफिकेशन है वो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनालिटी से संबंधित है, तो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का अध्ययन, यानी माध्यमिक स्तर हमने यहाँ पर लिया था तो वो भी लिखना है, विद्यार्थी लिया है तो विद्यार्थी लिखना है, और व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं तो इसलिए ऐसा समस्या प्रश्न या समस्या जो होगी उसमें सभी स्तर की चर्चा की जानी चाहिए। जैसे कि इसमें किया गया है कि माध्यमिक स्तर है, विद्यार्थी है, व्यक्तित्व है, तो उसका अध्ययन। इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं,
क्या माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के व्यक्तित्वशील गुण के अंतर है, शील गुणों में अंतर है? ये प्रश्न हो गए, इसको हम लोग समस्यात्मक प्रश्न कहे। फिर दूसरा इसी में प्रश्न आ सकते हैं कि लेकिन किसी एक पर आपको टारगेट करना है, व्यक्तित्व का शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को आपको चूज करना है जो कि इसमें आपको ऐड करना हो। फिर उसी तरह से दूसरा प्रश्न हम लोग साइकोलॉजी में व्यक्तित्व में ले सकते हैं कि माध्यमिक छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का उनकी शैक्षिक उपलब्धि से संबंध, यानी कि इसमें भी देखिए किन किन की चीज़ों की चर्चा हुई। माध्यमिक छात्र, माध्यमिक विद्यार्थी, मानसिक स्वास्थ्य, इसमें जो है वो मानसिक स्वास्थ्य पर आया, यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित उसकी शैक्षिक उपलब्धि, तो इस पर हम मानसिक स्वास्थ्य पर कर रहे हैं, ये भी साइकोलॉजी का एक पार्ट है। तो इसमें क्या प्रश्न हो सकते हैं, क्या माध्यमिक छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य का स्तर उनकी शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न है। क्या माध्यमिक छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक उपलब्धि में धनात्मक संबंध है? ये आपका मानसिक प्रश्न है। उसी प्रकार हम आगे आएंगे, किशोर और किशोरियों, यानी कि ये छात्र हो गए, विद्यार्थी हो गए, कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक रुचियाँ, ये अभिरुचि से आपको आपने टॉपिक ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रश्न हो सकते हैं, क्या किशोर व किशोरियों की शैक्षिक व व्यावसायिक रुचियाँ समान है? क्या ग्रामीण एवं शहरी किशोरों को व्यावसायिक रुचियों में भिन्नता है? उसी प्रकार अगर दर्शन में करना चाहें तो दर्शन में आप चूज कर सकते हैं महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन। अगर महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन में आप चयन करेंगे तो उसके प्रश्न हो सकते हैं, क्या महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन माध्यमिक स्तर के अनुरूप है? पोस्ट बेसिक शिक्षा योजना में महात्मा गांधी का क्या योगदान है? ये जो समस्या चयन किया गया है ये दर्शन शास्त्र से संबंधित किया गया है। उसी प्रकार अगला है माध्यमिक भारत, मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था। अब इसका हम लोग ये जो है यह विकास और इतिहास से यह टॉपिक है कि मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इस पर अगर अनुसंधान करना चाहते हैं तो इस समस्या का आप चयन करेंगे। उसी प्रकार इसके अंतर्गत दो प्रश्न आ सकते हैं, मध्यकालीन भारत में माध्यमिक स्तर की शिक्षा का स्वरूप क्या था? यानी कि मध्यकालीन भारत में शिक्षा का स्वरूप क्या था? मध्यकालीन मदरसों की विशेषताएं क्या थी? तो ये मध्यकालीन भारत से यानी कि इतिहास और विकास से संबंधित प्रश्न इसमें चयन कर सकते हैं। तो हम प्रॉब्लम का जो चयन है वह हमारे रिसर्च में, एजुकेशनल रिसर्च में, शैक्षिक अनुसंधान में इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको यही चयन पर आपको पूरा कार्य करना होता है। यानी आपको रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाना है, उसके बाद उससे संबंधित डाटा इकट्ठा करना है, उसी से संबंधित रिलेटेड रिव्यू लिटरेचर पढ़ना है, उसे इकट्ठित करना है। तो ऐसा टॉपिक आप चुने, ऐसी समस्या का चयन करने जिसको आप कर सकते हो, और वो कर सकते हो कि किस मामले में कि लिमिट समय और लिमिट अर्थ या धन के संबंध में। यानी कि जितनी आपके पास क्षमता है, जितना समय है, उतने के अंदर में जो कार्य कर सकते हैं, जो समस्या का समाधान कर सकते हैं, उन्हीं समस्याओं का चयन किया जाए। तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न समस्याओं का चयन करते हैं, जो कि एक हमारे डिसर्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो डिसर्टेशन में
या रिसर्च में पहला स्टेप जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम में हमारा ये स्टेज काम करता है, और इसको जब भी हम रिसर्च करने जाएंगे तो इस चार्ट को आप याद रखें, और इसी के आधार पर आप अपने टॉपिक का, अपने समस्या का चयन करें। तो अभी से आप लोग इसी के आधार पर अध्ययन करके अपने बुक्स का, और जो हमारे एरियाज हैं एजुकेशनल रिसर्च के, उसके आधार पर एक टॉपिक का, एक समस्या का चयन कर रखें। क्योंकि इसमें यही आपको अध्ययन करना है कि किस प्रकार से हम डिजर्टेशन करेंगे। तो डिजर्टेशन करने के जो फर्स्ट स्टेप है कि समस्या का चयन करना, उसके अंतर्गत हम लोग ये सारी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आपको डिजर्टेशन के टॉपिक चुनने में, या जिसको हम लोग कहें कि समस्या के पहचान करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। इसके पास सभी को, आप सभी को धन्यवाद ध्यान से वॉच करने के लिए। थैंक यू।